नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम दो प्रश्न पत्र यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। पहला हम प्रश्न पत्र ले लेते हैं और इसमें भी हम सेक्शन ए के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सर्वप्रथम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि बिंदु आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ की आकृति होती है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो गोलाकार होती है, गोलाकार रूप होता है। तो ऑप्शन से यहां पर सही हो जाएगा। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक तो फैराड होता है। विद्युत धारिता को किस में मापते हैं? फैराड में मापते हैं। इसके पश्चात देखिए कि यदि कार्बन प्रतिरोध का मान 22 × 10⁻² प्लस माइनस 3 ओम हो तो इसके प्रथम बैंड का रंग होगा। इसमें देखिए रंगों का क्रम आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, बी रॉय। तो यहाँ पर 0 1 2, तो ये जो R है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इकाई विद्युत क्षेत्र पर लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग कहलाता है। तो देखिए इकाई विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग है उसको हम गतिशीलता कहते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देन यहां पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से निम्न में से सार्वत्रिक गेट है। सार्वत्रिक गेट जिनसे अन्य सभी गेट हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये जो नॉर गेट है वो एक सार्वत्रिक गेट होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर होती है, यह नियम दिया गया था। तो देखिए फैराडे के 2 नियम दिए गए थे, उनमें से ये दूसरा नियम है। फिर देखिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग लंबाई सबसे छोटी है, मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी किसकी है? इनमें से सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी है? देखिए गामा तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी? गामा तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में लक्ष्य किस धातु का लिया जाता है? तो सोने का लिया जाता है। सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों का अटैक करवाया जाता है। क्यूरी ताप पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थ हैं वो क्यूरी ताप से अधिक ताप के ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। चरघातांकी रूप से क्या होता है? घटता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। धारामापी का रुद्धोल होना आधारित है। तो देखिए धारामापी का रुद्धोल होना किस पर आधारित है? तो ये भंवर धाराओं पर आधारित है। भंवर धाराओं पर। तो भंवर धाराएं हैं वो धारामापी को अवमंदित करने के काम में आती है। विवर्तन की मुख्य शर्त लिखिए कि माध्यम का जो आकार है
द्वारक का जो आकार है, द्वारक ले सकते हैं या द्वारक के स्थान पर हम अवरोधक ले सकते हैं। तो इनका आकार है तरंगधैर्य की कोटि का होना चाहिए, तरंगधैर्य की कोटि का होना चाहिए। चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय सेतल्य वक्र खींचिए। तो देखिए चुंबकीय सेतल्य वक्र में हम एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं H और वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं B और दोनों के बीच में वक्र खींचेंगे तो इस तरीके का वक्र हमें प्राप्त होने वाला है। इस तरीके से हमें वक्र प्राप्त होगा जो हमने दिखाया है। O से स्टार्ट होगा, A B C D E F G H, इस अकॉर्डिंग ये चलने वाला है। एक तरफ हमने H लिया है तो दूसरी तरफ B लिया है। H के स्थान पर I भी ले सकते हैं। विद्यार्थियों सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें गाउस का नियम पूछा है। इसका उपयोग किसी समरूप आवेशित गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उत्पन्न करने में। और बाकी के जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं वो काफी सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली को चित्र द्वारा समझाइए। इसमें ऊर्जा क्षय के दो कारण लिखिए। तो देखिए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय एक तो फ्लक्स क्षरण के कारण से, फ्लक्स में कमी आ जाती है। एक कुंडली के कारण से जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो दूसरी कुंडली में से नहीं गुजरता, उस वजह से ऊर्जा हानि होती है। इसके अलावा जो कुंडलियां होती है उनका भी प्रतिरोध होता है, तो कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण भी ऊर्जा क्षय होता है। भंवर धारा ऊर्जा हानि होती है, भंवर धारा ऊर्जा हानि। इसके साथ में सेतल्य ऊर्जा हानि भी होती है क्योंकि बार बार इनका चुंबकन विचुंबकन होता है, तो सेतल्य ऊर्जा हानि भी होती है। फिर देखिए परावर्तन विधि से ध्रुवण को समझाइए, ब्रूस्टर का नियम लिखिए। तो ये 10वें चैप्टर से लिया गया है। फिर देखिए ये भी 10वें चैप्टर का ही क्वेश्चन है, व्यतिकरण किसे कहते हैं। यंग के स्लिट से फ्रिंजों का बनना समझाइए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न करवाना है। डी ब्रोगली की परिकल्पना पूछी है। 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग की तरंग लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें वोल्टेज दे रखा है 100 और किसी त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास में होता है। तो 100 का जब अंडूड करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमने रख दिया 100, अंडूड करेंगे तो 10 आ जाएगा। देन फाइनली 1.227 एंगस्ट्रॉम लैम्ब्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। एक AMU द्रव्यमान क्षति के तुल्य मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कितनी होगी। तो ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन में हमें नाभिक के विखंडन, संलयन, अर्धायुकाल को परिभाषित करवाया है। साथ में अपवर्तन की डेफिनेशन पूछी है और सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद में सूर्य दिखाई देने का कारण पूछा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाशिक तंतु की बनावट कार्यप्रणाली को पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम और देख लेते हैं। दिष्टकारी से संबंधित प्रश्न है ये पीएन संधि डायोड के अग्र बायस और पश्च बायस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए परावर्तन को परिभाषित करके U, V और F में संबंध स्थापित करना है, मतलब 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V हमारे को प्राप्त करना है। प्रिज्म द्वारा
तन को समझाना है और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो 29वें क्वेश्चन के अंदर हमें अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 ज्ञात करना है। देखिए 30वें क्वेश्चन में प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो देखिए धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है और प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर डिपेंड करता है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन भी हमारे को पूछा गया है। साथ में किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की शर्त व्युत्पन्न करनी है। तो विद्यार्थियों ये था हमारा एक पेपर जिसमें हमने कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखे और कुछ बड़े जो क्वेश्चन थे वो भी आसान ही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पत्र हम अब यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों इस प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वो 40 अंक हैं। कई जिलों में हमने देखा है कि पूर्णांक 50 अंक का था। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 4 है और प्रश्नों की संख्या 46 है। 46 क्वेश्चन है, सबसे लेंथी ये पेपर मुझे दिख रहा है। देखिए एक एक करके हम इनके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक समान आवेशित समतल चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र व आर के मध्य ग्राफ होगा। देखिए समावेशित चादर के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि मैं इसको सदिश के रूप में लिखूं तो आर केप पुट कर देंगे और मैं यदि इसकी आर पर निर्भरता को लिखूं तो ये आर की घात 0 पर डिपेंड करता है, आर पर निर्भर नहीं करता। तो यदि मैं दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलने वाला है। ऑप्शन ए सही होने वाला है। एक कार्बन प्रतिरोध पर अंकित वलयों का क्रम पीला, बैंगनी, भूरा, सुनहरा है। तो देखिए जो आपके पास में कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका है बी, रॉय, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी गुड। तो यहां तक ही हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ध्यान देंगे यहां पर हमें सबसे पहले कलर दे रखा है पीला, तो 4 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध का मान कितना आ गया 4। फिर दूसरा जो कलर है वो हमें दे रखा है बैंगनी, तो बैंगनी के लिए वॉयलेट, ये आ गया 7। फिर तीसरा कलर हमें दे रखा है भूरा, देखिए भूरे कलर के अकॉर्डिंग हमें बी, तो 1 आ जाएगा। गुणा 10 की घात 1 प्लस माइनस 5%। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 470 प्लस माइनस 5% ओम। तो ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखिए गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन 0 होता है। तो ऑप्शन आप यहां पर देख लीजिए सही होने वाला है। मेलस का नियम क्या है, तो देखिए मेलस का नियम क्या है, गणितीय रूप इसका होता है आई बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए सही होता है। इनमें से सही स्टेटमेंट हमें पूछा है कि अभिदर्शक लेंस नेत्रिका से बड़ा होता है, तो ये गलत है। अभिदर्शक लेंस नेत्रिका से छोटा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें
कि जब किसी प्रतिरोधक पर एसी प्रयुक्त की जाती है तो निम्न में से माध्य शक्ति होती है। औसत शक्ति क्या होगी? तो देखिए जो शक्ति है P बार बराबर वो होता है IRMS इंटू VRMS। ये इसको आप IM की फॉर्म में यदि यहाँ पर दे रखा है तो देखिए ये हमें ऑप्शन दे रखा है IRMS इंटू VRMS। विस्थापन धारा दी जाती है तो विस्थापन धारा को हम ID से पुट करते हैं और देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। विस्थापन धारा को यहां पर ऑप्शन एक एक करके देखेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से यहाँ पर मुझे एक भी जो ऑप्शन है वो सही, या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से भी इसको पुट कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी ये होना चाहिए। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी ऑप्शन ब यहाँ सही हो रहा है। 8वां क्वेश्चन देखिए कि द्रव्यमान क्षति का कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो पहले हम देखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इसमें से माइनस हो जाएगा नाभिक का द्रव्यमान। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन द। कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन द यहाँ सही होने वाला है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कि किसी आवेश के चारों ओर सकेंद्रीय गोले, किसी आवेश के चारों ओर सकेंद्रीय गोले गोलीय तरंगाग्र कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? तरंगाग्र। किसी द्वारक या अवरोधक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना। लेकिन 9वें क्वेश्चन का आंसर तो है तरंगाग्र। 10वें क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश का विवर्तन। अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से अधिक हो, तो प्राथमिक में अधिक है द्वितीयक में कम है, तो वो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। ध्रुवों पर नमन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री होता है। चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। दो आवेशों के मध्य चालक माध्यम रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल शून्य हो जाता है। उनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। निरक्षीय तल पर किसी विद्युत द्विध्रुव को रखने पर किसी द्विध्रुव के कारण से विभव का मान शून्य होता है। इसका आंसर भी क्या आएगा? शून्य। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होता है। पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इस घटना को तो हम स्वप्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहलाता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जो स्वप्रेरण के कारण से क्रिएट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है।
फिर देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वर्गाकार सतह जिसका क्षेत्रफल 10 सेमी स्क्वायर है, तो इससे समान चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जबकि सतह पर लंब अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है। देखिए, कि एक समान विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है यहाँ पर 19वें क्वेश्चन के अंदर। ई का जो मान है वो हमें दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 3 आई के न्यूटन पर कूलाम में एक वर्गाकार सतह जिसका जिसका क्षेत्रफल 10 सेमी स्क्वायर है। एक का जो मान है 10 सेमी स्क्वायर या 10 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जबकि सतह पर लंब अक्ष सतह पर लंब है वो अक्ष के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ई और इनके बीच का जो एंगल है एक के बीच का वो 60 डिग्री है। फाई का मान कितना होगा? ई ए कोस 60 डिग्री। ई का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात 3। ए का मान कितना है? 10 गुणा 10 की घात -4। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो ये आ गए 1.5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ऐसा ही मात्रक पूछा है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये भी पूछा है। तो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चंस हैं, अब हम यहाँ पर देखिए, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो पहले तो मैं 20वें क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर बात करते हैं पी के मात्रक की। तो जो पी का मात्रक है वो कूलाम इंटू मीटर होता है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा इस डायरेक्शन में E1 और यहां पर होगा E2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही दिशा में। तो किसी एक आवेश के कारण से ज्ञात कर लेते हैं, या यहां से ये जो डिस्टेंस है वो A होती है। देखिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के क्यू बट्टे में दूरी का वर्ग, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके। फिर हमें 21वें प्रश्न में पूछा है कि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का सूत्र आपको फाइंड आउट करना है। तो के क्यू बट्टे में आर आपको ज्ञात करना होगा। ओके, ये सेकंड चैप्टर में है। 4 संधारित्र चित्रानुसार जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता 15 माइक्रोफेरेड है। इसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो संयोजन की परिणामी धारिता और C4 पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 4 संधारित्र हैं। चलिए एक बार मैं डायग्राम आपके लिए फिर से निर्मित कर लेते हैं हम। ये हमारे पास में 4 संधारित्र हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमने एक 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। C1, C2 और C3 तीनों का तुल्य धारिता हम निकाल लेते हैं, श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। देन क्या आ जाएगा, 1/C डैश बराबर 3/15, 1/5 और C डैश बराबर आ गया 5 माइक्रोफैरड। ओके, कुल तुल्य धारिता क्या आ जाएगी, ये समांतर क्रम में है C4 और C डैश। तो 15 + 5 हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड।
अब देखिए सी पर आवेश कितना होगा, Q बराबर C इंटू वी, तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 और V का मान हमारे पास में 100। तो ये हमारे को मिल गया है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलाम। ठीक है, जितना C पर होगा उतना ही C4 पर होगा। C4 पर भी आवेश कितना होगा, C4 पर आवेश हमें पूछा है तो वो भी उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही समांतर क्रम में हैं। तुल्य धारिता हमने निकाल ली है, C4 पर आवेश भी निकाल लिया है। किरचॉफ के धारा और वोल्टता नियम को पूछा है। निम्न परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान पूछा गया है। 4 ओम में से बहने वाली धारा कितनी होगी। देखिए यहां पर हमारे पास में दो परिपथ, एक लूप दिया गया है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि ये हम बेटर तरीके से इसको समझ सकें। देखिए ध्यान देंगे, यहां पर एक बैटरी है यहां पर 6 वोल्ट की, और इसको मैं नाम दे दूं मैं E2। ये एक बैटरी है 12 वोल्ट की, और ये यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम का, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम दो सर्किट बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ मैंने नाम दे दिए हैं। पहले मैं ले लेता हूं क्लोज लूप ए बी ई एफ ए। तो यहां से बहने वाली जो धारा है इसको मैं कह दूं I1, यहां से बहने वाली धारा को मैं कह दूं I2, और यहां से बहने वाली धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। मुझे इसमें से बहने वाली धारा ही ज्ञात करनी है। देन यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसे चले हम तो 4 गुणा में आ गया I1 प्लस I2, फिर प्लस में 2 इंटू I1, फिर माइनस में आएगा 12 वोल्ट, बराबर में मैं लिख दूं 12 वोल्ट। फिर यहां से देखिए कुल मिलाकर 6 I1 प्लस 4 I2 बराबर आ गया 12। फिर दूसरे लूप में देखें आप बी सी डी ई बी, देन यहां से क्या आ जाएगा, बी से सी की ओर चले तो ये छा गया, फिर घूम फिर कर हमारे पास में देखिए क्या आ गया है, हम धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस में ये हमारे पास में आ गया है 4 I1 प्लस I2 बराबर 0। तो ये आ गया हमारे पास में 4 I1 प्लस 4 I2 बराबर 6। तो यहां से इस समीकरण 1 और 2, एक में से 2 को घटा देते हैं, तो 2 I1 बराबर 6, I1 बराबर आ गया 3 एम्पियर। I1 बराबर 3 एम्पियर आ जाएगा। देन यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, I1 की जगह 3 एम्पियर रख दीजिए, 4 गुणा 3 प्लस 4 I2 बराबर 6, और 4 I2 बराबर आ गया 6 माइनस 12 माइनस का 6, और I2 बराबर आ चुका है माइनस का 6/4 माइनस का 1.2 एम्पियर। तो देखिए R बराबर 4 ओम से प्रवाहित धारा से प्रवाहित जो धारा है वो हमने I1 प्लस I2 कंसीडर की। तो I1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 3, इसकी वैल्यू है 1.5, तो ये आ गई 1.5 एम्पियर। कितनी आ गई है, 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ही कर सकते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, आराम से आप कर सकते हैं।
कि अनुचुंबकीय और लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी का नियम लिखिए। साथ में देखिए नति कोण, नमन कोण को परिभाषित। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये एक ही है कोण, नमन कोण, और दिक्पात कोण होना चाहिए था। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक से संबंधित भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। लेंज का नियम का उपयोग करते हुए चित्र में, ये वैसे एकदम सही चित्र नहीं है, इस चित्र के आधार पर हम इनकी ध्रुवता नहीं निकाल सकते, गलत डायग्राम है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हमें चालक अर्धचालकों को समझाना है। पीएन संधि डायोड की बाइसिंग समझानी है। आप एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी देख लीजिए क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने और भी है, काफी लेंदी पेपर है और इन क्वेश्चंस को एक एक करके समझ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो अवश्य बता दीजिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइए, काफी लेंदी पेपर है। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम कुछ हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।